आप बताइए, जब आप कब्जा करोगे, जब आप मानोगे नहीं तो क्या होगा। बहरहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखने वाले हमारे भाई जनाब एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और यही कि आज कई बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन राशिद रिजवी साहब, क्या कोई इत्तला है क्या चल रहा है जो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका गए हैं उसको लेकर के तरह तरह की बातें आ रही हैं। और आज जो लेजर डिफेंस सिस्टम बनाने का दावा किया आज साहब, अब हम बड़ी हिफाजत कर लेंगे। सवाल यह है कि क्या आपने टेस्ट कर लिया? भाई टेस्टेड तो नहीं है ना, फिर आप कैसे दावा कर सकते हैं? यही दावा तो आयरन डोम के लिए भी था, आयरन डोम के बारे में भी यही दावे थे राशिद रिजवी साहब। मुमताज भाई, आज से 3-4 महीना पहले भी ये दावा हुआ था कि इनका लेजर बीम तैयार हो गया है। आपने उस पर बहुत अच्छा तज्जिया किया था, मुझे याद है। आपने उसका बड़ा अच्छा तज्जिया उस वक्त भी किया था जब ये आया था, ये रिपोर्ट आई थी, तो मुझे याद है जी। तो उस वक्त ये हमने आपसे यही कहा था कि इन्होंने कहा कि ये तकरीबन 100 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल, कोई भी ड्रोन, कोई भी फाइटर प्लेन आएगा तो उसको ये रीड करेगा और रीड करके उस पर हमला कर देगा। तो जिनके पास मिसाइलें हैं 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारने की, तो अब आप बताइए 2500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अगर, और वो जब 100 किलोमीटर की रेंज में पहुंचेगा तब वो उसको रीड करेगा। जब तक वो रीड करके उसको सिग्नल देगा तब तक तो मिसाइल आगे फट चुकी होगी, तब तक तो मिसाइल आगे फट चुकी होगी। तो ये अगर इसका इन्होंने रेंज बढ़ाया होता 1000-1500 किलोमीटर तो एक चीज समझ में आती कि हाँ ये कहीं से अपने आप को सेफ कर सकते हैं। लेकिन मुमताज भाई, इसका अगर आप इस्तेमाल का सही तरीके से जानना चाहेंगे तो इसका इस्तेमाल वही होगा जैसे हमारे यहाँ पहले पेजर का इस्तेमाल होता था। पेजर के इस्तेमाल में हम क्या करते थे आप बताइए? कि मैसेज आता था, कॉल कर लो, तब हम कहीं पास में पीसीओ ढूंढते थे और कॉल करते थे, अब वो फ्लॉप हो गया। वही हाल इनके पास है, क्योंकि उसको एक अपनी सिक्योरिटी का प्रोपेगेंडा तमाम फैलाना है, तो उसके पास कोई नई चीज नहीं है। तो इसने आयरन बीम की बात कही, आयरन बीम और आपका प्लाज्मा, ये सब तो ईरान पहले बना के बैठा हुआ है। ईरान ने तो पहले बना के रखा हुआ है, और ईरान ये जानता है ईरान कि इससे हम बहुत ज्यादा, इस डिफेंस सिस्टम से हम बहुत ज्यादा अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसने अपने आयरन डोम काफी तादाद में तमाम सेट किए हुए हैं, जहां जहां इनके न्यूक्लियर प्लांट हैं, जहां जहां इनका डिफेंसिव फैसिलिटीज हैं, डिफेंस फैसिलिटी है, वहां पर उन्होंने सेट की। प्लस उनके साथ साथ रशिया का S-400 भी लगाया है। ये आप समझिए, इनका 100 किलोमीटर का है, ईरान का आयरन बीम 1000 किलोमीटर का है, तब भी ईरान अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहा है उससे। उसने आयरन बीम लगाया जरूर है, लेकिन अपने आप को 100% वो सिक्योर नहीं समझ रहा है कि हम 100% इससे सिक्योर रहेंगे। तो भी उसने अपने आयरन ड्रोम लगा के रखे हुए हैं, उसने रशिया से S-400 लेके रखे हुए हैं, उसको यूज कर रहा है वो, वहां पर लगा के अलर्ट है, वो अलर्ट मोड में है। तो ये आयरन ड्रोम, आयरन बीम बेशक बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और
हमको और आपको थोड़ा सा इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हथियारों की इस तरह की टेक्नोलॉजी में काफी हद तक आगे है इजराइल, और जिसकी वजह से वो प्लस अमेरिका, ये दोनों मिलकर सहयोग करके नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और दुनिया में बेचते हैं। इसका यही इनका मेन बिजनेस है, यही फायदा इनका है गवर्नमेंट का। बाकी प्राइवेट पब्लिक जो वहाँ के बिजनेसमैन है उनके तो बहुत सारे ब्रांड हैं, स्पेशली खाने पीने के ब्रांड सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इजराइल के फेमस हैं। मैकडोनाल्ड है, आपका डोमिनोज है, आपका पिज्जा है, पिज्जा हट है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और केएफसी वगैरह जो मेन इजराइल से तो नहीं है, लेकिन ईरान अमेरिका से गवर्न होता है, बट चलाने वाले इजरायली उसको हैं, केएफसी को भी। प्लस नेस्ले की चॉकलेट्स हैं, नेस्ले के इतने आइटम्स हैं, बहुत सारे आइटम। अगर आप वो आइटम देखेंगे तो हम इतना बड़ा देश होने के बाद भी इतने आइटम कॉस्मेटिक वगैरह में भी, फूड में भी हम लोगों ने इतने डेवलप नहीं किए जितना उन्होंने डेवलप किया है। तो मुमताज भाई, टेक्नोलॉजीज में थोड़ा सा तो वो आगे हैं, इसको हमको और आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम उनको सूडान सोमालिया की तरह नहीं समझ सकते, उनको हम बांग्लादेश नेपाल की तरह नहीं समझ सकते, उनको हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह नहीं समझ सकते कि जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होंगे। इनकी खुद की अपनी टेक्नोलॉजीज है, सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर दूसरे साइबर अटैक करने में ये आगे हैं। हर चीज में इस तरह की जो गलत चीजें हैं उसमें भी ये बहुत आगे हैं। तो इन्होंने आयरन बीम बनाया है, ठीक है, और उनको भी हक है अपने देश को की हिफाजत करने का, लेकिन उनको ये हक नहीं है दूसरे देशों पर हमला करने का। इनको ये हक नहीं है दूसरे देशों में उथल पुथल पैदा करने का। ये कोई अख्तियार नहीं है। अभी जैसे कल हम आपसे बात कर रहे थे सोमाली लैंड के बारे में, तो हमको लगता है कि आज हमने जब ये न्यूज़ के बारे में हमने इसको पढ़ा तो हमको लगा कि हमारा तजिया आधा अधूरा था। और आज ये बात जो खुल के आई है कि ये जो आपका सी ऑफ गल्फ ऑफ अदन की खाड़ी है और आपका लाल सागर है, उस पे भी कंट्रोल करने के लिए इसने सोमाली लैंड का इस्तेमाल किया है ताकि वो जमीन मिल जाए जहाँ पे वो अपने आर्मी बेस बनाए। ये चीज कहनी है हुतियों की कि अगर वो ये करना चाहता है तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो हम लोगों को भी उस तरफ सोचना पड़ गया। फिर हमने मैप खोला, मैप में देखा हमने सोमालिया का, तो हम ये देख रहे हैं कि बीच में एक समंदर की लाइन है जो सीधे लाल सागर की तरफ जाती है, और वहां से ये जो इन्होंने एक लेक बना के रखी है मिस से स्वेज नहर, जहां से मतलब बहुत शॉर्ट रास्ता हो गया वहां से जाने का, और बहुत बिजी रूट है वो, जहां पर हुतीज अटैक करते थे और देश के कम से कम 25 से 30% बिजनेस को उन्होंने डिस्टर्ब किया था वहां से। तो वहां पर अपना कंट्रोल करने के लिए वहां पर उसने अपने मिलिट्रीज को वहां पर सेट करने के जो प्लान, हुतियों का कहना है वो हम लोग को समझ में आता है। और इसके बाद और भी जो बात समझ में हमको आई है, वो समझ में ये आई है मुमताज भाई कि पीछे इसके अमेरिका है। वो चाहे इनको अ, मतलब इस बात को लेकर सपोर्ट कर रहा है कि तुम इस मुद्दे को उठाओ कि हम तुमको दुनिया का दर्जा दे रहे हैं, तुमको हम एक देश की नेशनलिटी का दर्जा दे रहे हैं, तुमको हम यूएन के मेंबर बनाएंगे, चाहे ये सब चीजें रही हों, वो हम मानते हैं। लेकिन अमेरिका इसके पीछे 100% है, क्योंकि लाल सागर पे कंट्रोल को लेकर के अमेरिका भी बहुत घबराया है हुतियों से, और वो ये चाहता है कि वो लाल सागर पे कंट्रोल रहे हमारा, कल को इजराइल पे फिर कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल कोई एक इनका सेंटर है अमेरिका का, तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल ही है जिसके ऊपर वो आग बंद करके भरोसा कर सकता है। न तो उसको इतना भरोसा मिश के ऊपर है, ना उसको इतना भरोसा सऊदी अरबिया पे है, ना कतर पे, ना जॉर्डन पे। उसको पूरा भरोसा है इजराइल पे कि यही एक है
जो हमारा वहां पर एक अमेरिका की यूएसए की ब्रांच बन करके वहां से हमारा बिजनेस को डेवलप करेगा। तो इसके पीछे अमेरिका की बात हम हमारी अपनी राय है ये, कोई इसको मानता है नहीं मानता है वो उसके ऊपर है। तो लाल सागर के ऊपर कंट्रोल करना, हूतियों पर कंट्रोल करना। और फिर एक न्यूज और आई कि हूतीज जो हैं वो सऊदी अरब जो है वो हूतियों के साथ मिल करके यूएई के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा है, वो हूतियों से रिश्ते बनाना चाहता है। तो जियो पॉलिटिक्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यही सऊदियों का सबसे बड़ा दुश्मन हूती था। और जब सऊदी अरब ने A-35 वहां से परचेज किया था तो हमने खुद ने आपके ही चैनल पे आकर के ये बात कही थी कि इसका इस्तेमाल सऊदी अरब हूतियों पर करेगा, यमन पे करेगा। लेकिन आज जो स्ट्रेटेजी बदल रही है, भौगोलिक परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरीके से यूएई की दुश्मनी खुल के सामने आ रही है, फुल फ्लैश आ रही है। यूएई का ये कहना कि हम सऊदी अरब को 4 हिस्सों में बांट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट देना, तो इसमें अब सऊदी अरब के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है अपना अरब को बचाना, न कि हूतियों से लड़ाई करना, यमन के लिए लड़ाई करना। अब वो ये चाहता है कि हम यूएई को डिफीट दें, और यूएई को अगर यमन से ही डिफीट दे दिया सऊदी अरब ने, जो कि 2 जगहों पर इनके स्टीसी ने हमला किया है। सऊदी अरब की फोर्स की यहाँ कैंपिंग थी, 2 जगहों पे हमला किया है, जिसको लेके सऊदी अरब बहुत नाराज है। आज उस पे ईरान से मीटिंग हुई है। ईरान से मीटिंग के बाद अब ईरान हूतियों से बात करेगा। जब हूती इस बात इनकी जो कंडीशंस होंगी उस पर अगर सहमत हो जाएंगे तो हूती के लोग डायरेक्ट बात करेंगे सऊदी अरब से, तब ये ज्वाइंट ऑपरेशन करके वहां से भगा सकते हैं। तो अगर इनके बीच में मेल मिलाप हो जाता है तो आप ये समझिए कि हूती अपने एरियो में फुल फ्लैश राज करेंगे और सऊदी अपने उस एरिया में अपने गवर्नर को बैठा के उधर राज करवाएगा। फिर न वो इधर इंटरफेयर करेंगे, न वो उधर इंटरफेयर करेंगे। ये चाहे वक्ती रहे, ये चाहे अवसरवादी, जिसको हम कहते हैं अवसरवादी राजनीति के तहत रहे, लेकिन ये बहुत लंबा भी नहीं चलेगा। जब वहां से यूएई एकदम हल्का हो जाएगा, वहां यूएई को खत्म कर देंगे, उसका इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगा, तब फिर शायद फिर इनका शुरू हो। लेकिन ये होने की उम्मीद हमको लगती है ऐसा है। लेकिन जो आज की बड़ी न्यूज है, हूतियों की तरफ से धमकी दी गई है, तब हमारे जाके दिमाग हमें नक्शा खोला, नक्शा खोल के देखा हमने कहा ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही थी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनकी यही थी कि ये यहाँ से सामने 500 मीटर की दूरी पे है। इनको बहुत दूर अपने एयरक्राफ्ट लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो समंदर के ऊपर लहराते हुए उन पे हमला कर देंगे। ये तो यूथियों के ही बिजनेस चौपट कर देंगे। इसीलिए इन्होंने सोमालिया को दर्जा दिया। और सोमालिया के बाजू में सूडान है। सूडान की क्या स्थिति है वो भी आप जान रहे हैं। सूडान की जो परिस्थितियां हैं, सूडान के ऊपर भी अमेरिका की नजर है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की नजर सूडान पे नहीं है। वो देश गरीब जरूर हैं, वहां की जमीनें बहुत अमीर हैं, वहां से ये लोग सोना निकाल रहे हैं, वहां से लोग निकाल के सोना करोड़पति खरबपति बन रहे हैं, मिलियनर बिलियनर बन रहे हैं। कौन? यूएई की नजर इसीलिए सूडान पे है। ये जो इतना कत्लेआम हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? सोने के लिए हो रहा है, यूएई करवा रहा है। अब सूडान के बाद में भी हो सकता है कि उसका हिस्सा जो है वो यमन पूरा हो, और थोड़े से यमन पर अटैक करने के बाद क्या वो मान जाएगा? अगर यमन पे पूरा कब्जा कर लेगा तो इजराइल के साथ मिल करके हूथियों पर हमला करेगा। और हूथियों की वो जरूरत है एक मजबूत साथ की। हूथियों को भी चाहिए कि उसके पास एयर डिफेंस होने चाहिए, उसके पास फाइटर प्लेन होने चाहिए। कुछ नहीं होने चाहिए तो खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए उसके पास, जो उसको सऊदी अरब दे सकता है, मुहैया करा सकता है। क्यों ताजोई? नहीं नहीं, ये बिल्कुल। और ये खबर मैंने आज बड़ी डिटेल में शुरू में दी है। जिस तरह से अंसारुल्लाह अलाउती ने अब्दुल मलिक अलाउती ने चैलेंज किया और ये कहा है कि हम अगर यहाँ पे फौज आई तो हम उसका मुकाबला करेंगे और उसे यहाँ टिकने नहीं देंगे। ये बहुत खुल्लम खुल्ला अब्दुल मलिक अलाउती ने आज ये ऐलान कर दिया है। और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी आज ये साफ कर दिया है फिर एक बार
कि हम किसी तरीके से पीछे हटने वाले नहीं है। ये ठीक है। दोस्ती की बात जहां तक आई, राशिद रिजवी साहब एक खबर ये मोहम्मद दे रहे हैं, मोहम्मद यहाँ पे इदरीस क्या है, मोहम्मद रईस, हाँ ये दे रहे हैं कि मुमताज भाई आज मैंने एक न्यूज पढ़ी थी जो इजराइल का सीडीएस ईरान के कब्जे में है, याद नहीं आ रहा है ऐसी, हालांकि हमने कोई खबर नहीं पढ़ी कि सीडीएस वहां पे जो कब्जे में इजराइल का, और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, कोई छोटी खबर नहीं है। तो हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही लिख दिया हो या किसी सोशल मीडिया पे चल रहा हो, या अभी तक मेरे पास कोई खबर नहीं। लेकिन इससे अलावा दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है राशिद रिजवी साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे थे, तो आज ईरान ने यूएई से भी बात की है और यमन पे खास तौर से चर्चा की है और अपने बिजनेस पे भी बात की है। वहां पे द्विपक्षीय जिसको कहते हैं बायलैटरल, वो जो उनकी मीटिंग हुई है। तो क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से इजराइल एक घेरने की, जैसा कि कल हमने इसका बहुत तफसील से जिक्र किया था, आपने भी उसमें शिरकत की, तो क्या ईरान जो है इजराइल का ये तोड़ निकाल रहा है, ये इनको समझा रहा है कि भाई ये सब जो है आपस में लड़ जाओगे तो सिवाय तबाही के कुछ नहीं होगा और आपकी जमीनें भी खतरे में, आप भी खतरे में पड़ जाओगे? क्या ये ईरान कर रहा है, इनको समझाने का काम कर रहा है? और मिसाल भी अब दी जा रही है कि जिस तरह से सीरिया का हाल हुआ कि वहां पे धीरे धीरे कब्जा इजराइल कर रहा है, यही समझाने की कोशिश हो रही है राशिद रिजवी साहब? क्योंकि यूएई से बात करने का और क्या मतलब है यमन पे, और क्या बात हो सकती है? नहीं तो ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस हिसाब से, जिस तरीके से फूट डाल रहे हैं आपस में इसराइल और अमेरिका मिल करके, यूएई को सऊदी अरब से भिड़ा रहे हैं, फिर सऊदी अरब को कतर से भिड़ाने की कोशिश करते हैं, और ईरान को तो अरब देशों से भिड़ा के रखा ही हुआ था। तो ईरान की ये पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग आपस में यूनाइट रहो, क्योंकि अगर आप यूरोपीय यूनियन की तरह यूनाइट नहीं रहोगे तो आप सबको इजराइल खत्म कर देगा। और इनकी यही चाल है कि पैसा आप कमाओ, ऐश वो करे। जैसा कि यूएई के जो आपके किंग थे, उनसे जब मिला, डोनाल्ड ट्रम्प जब मिले उनसे, तो उनसे यही कहा कि आपके पास तो कैश बहुत है। ये कहा है कि आपके पास तो कैश बहुत है। इसका मतलब है कि यूएई के पैसों पर अमेरिका की पूरी नजर है कि जो इतना कैश है वो आप हमको दो, उसमें से हमको भी चाहिए। तो अब ईरान जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसमें हम लोगों को जो थोड़ा बहुत शुबा होता है वो ये होता है कि ये अमेरिका बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि ईरान जो है वो मीडिएटर की पोजीशन में आए, क्योंकि अमेरिका ने कतर को ही पूरे गल्फ का मीडिएटर बनाने की कोशिश की है, और गल्फ ने मीडिएटरशिप में अमेरिका के इशारे पे बहुत काम किए, सही काम किए, गलत काम किए, जो भी किए। क्योंकि सबसे पहले जो न्यूज़ आई थी मीडिएटरशिप की कतर की, वो आई थी तालिबान के ऑफिस की, अल-कायदा के ऑफिस की आई थी कि अल-कायदा का एक ऑफिस खुलेगा वहाँ पर। वहाँ पर अमेरिका के लोगों से अल-कायदा से बातें होगी कि दुनिया में आतंक खत्म होना चाहिए, उस पे चर्चा होगी। तो अल-कायदा बनाया हुआ भी अमेरिका का ग्रुप था, और कतर से कह के वहाँ ऑफिस खुलवा दिया उन्होंने। खुलवा करके फिर जो टोरा बोरा की पहाड़ियों में बहुत पहले मारा जा चुका था ओसामा बिन लादेन, उसका एक मुजस्समा बनाया गया पाकिस्तान में। बना करके वो दिखाया गया, पूरा प्रॉपर प्रोपेगेंडा वीडियो शूट हुआ पीछे से कि देखिए ओसामा बिन लादेन अपनी न्यूज़ देख रहा है। अब अगर ओसामा बिन लादेन छुपा बैठा हुआ है, अब वो टीवी देख रहा है, तो उसका वीडियो कौन बना रहा है? कोई आदमी ने अगर अपने आप को छुपा के रखा है तो वीडियो क्यों बनाएगा अपना वो? और उसकी शक्ल देख करके हमको तो बहुत हंसी आ रही थी कि ओसामा बिन लादेन है। अरे इससे बेहतर तो जो एक पिक्चर आई थी कॉमेडी फिल्म तेरे बिन लादेन, जो उसमें उस ओसामा बिन लादेन बनाया गया था, वो तो डिक्टो टू कॉपी लग रहा था। अरे उसी टाइम में किसी आदमी को पकड़ के बना लेते हैं।
फिर उसके बाद दिखाया कि हमला किया अमेरिकन फोर्स ने और ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी को समंदर में फेंक दिया, ताकि उसकी बॉडी को लेकर के लोग बहुत ज्यादा मुद्दा ना उठाएं, उसकी तस्वीर को लेकर के उसकी मज़ारें न बने, वो एक सिंबल न बने लोगों के लिए। वो ये नहीं थी, उसकी बॉडी इसलिए फेंक दिया गया कल को डीएनए ना हो जाए उसका, क्योंकि कोई ऐसा आदमी था ही नहीं कि जिसका डीएनए होगा। वो तो पहले ही मर चुका था। उसको मुमताज भाई दमे की बीमारी थी। लास्ट टाइम भी ये भी हुआ कि वो कैंसर पेशेंट हो गया था, और दमे का पेशेंट अफगानिस्तान के पहाड़ों पर रह रहा था, और रह करके इतनी धूल धक्कड़ वहां पे होते हैं, वो तो वैसे भी उसके बचने के चांसेस नहीं थे, इतने बारूद वहां ढेरे गए अफगानिस्तान में। तो ये एक प्रोपेगेंडा था, वही प्रोपेगेंडा इन लोग करते हैं, अमेरिका के लोग करते हैं। अफगानिस्तान आपके लिए क्या था? एक सियासत की जमीन थी। आपको एशिया के इस हिस्से पर चाइना पे कंट्रोल, रशिया पे कंट्रोल करने का था। ये सब कितना पैसा खर्चा हुआ, कितनी जाने गई, लाखों लाख लोग मरे। मुमताज भाई, आज की डेट में बदनाम हिटलर जरूर है, लेकिन हिटलर से ज्यादा अमेरिका ने मरवाया है लोगों को। वो चाहे आपका सीरिया हो, वो चाहे आपका इराक हो, वो लीबिया, अफगानिस्तान, लाखों लाख लोग मरे हैं। वियतनाम में कितने लोग मरे थे? हर के पीछे अमेरिका है, और कोई दूसरी कंट्री नहीं आ रही है। न्यूक्लियर की बात कर रहा है ये अमेरिका कि वो न्यूक्लियर नहीं बनाने देगा। अरे तो न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया ही किसने था? तुम ही एक मुल्क हो जिसने इस्तेमाल किया था। नागासाकी को पूरा आपने खत्म कर दिया है, हिरोशिमा को खत्म कर दिया आपने। आज तक लोग उस बीमारी से, आज भी जो जवान हैं उनके ऊपर उस न्यूक्लियर का असर है, जो बुढ़े हैं उन पे असर है। आपने तो मार दिया, आपको राइट था। और दूसरा कह रहा है कि हम अपने दूसरे फैसिलिटीज के लिए बना रहे हैं, एनर्जी के लिए बना रहे हैं, वाटर के लिए बना रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं काम, तो करो नहीं, हम नहीं करने देंगे। क्या अमेरिका को नहीं पता कि इजराइल के पास है न्यूक्लियर? अगर इजराइल के पास न्यूक्लियर नहीं, वेपन नहीं है, तो वहां न्यूक्लियर वैज्ञानिक क्यों है? इजराइल जो घूम घूम के चौतरफा हमला कर रहा है, उसकी आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज बंद नहीं करा रहे हो। आपको ईरान ही समझ में आ रहा है। तो मुमताज भाई, इनकी जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, इसी के ऊपर ईरान मध्यस्थता करेगा। अभी ईरान की बात आप कर रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं अभी टर्की भी करेगा मध्यस्थता इसके ऊपर, अभी कतर भी करेगा मध्यस्थता इसके ऊपर। लेकिन जो खुमार पैसे का इजराइल ने चौंका दिया ना इसके ऊपर। एक अरविंद केजरीवाल हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थे, वो आए थे लेकर के एक मुद्दा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार, हर तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट होगी, सब होगी। वो भी जीत गए, मुख्यमंत्री बन गए। ऐसा नहीं है कि ये भ्रष्टाचार के करीब गए, जब ये उस पोजीशन पे आ गए तो भ्रष्टाचार चलने खुद इनके पास आया। भाई कोई बिजनेसमैन अगर बिजनेस चाहिए उसको, तो उस पार्टी के मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज, उनके थ्रू रास्ता बनाएगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा इनके पास, अरविंद केजरीवाल के पास, कि भैया इतना पैसा ले लो, हमको एक टेंडर दे दो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है। बस ये है कि ये है बहुत अच्छे हैं, हमारे खास हैं, ये पार्टी चंदा भी दे देंगे आपको, आप इनको ले लीजिए, ये काम इनको दे दीजिए। तो ये भ्रष्टाचारी है कि पार्टी के नाम पे चंदा दे रहे हैं वो, आप उनको काम दे रहे हो। वो हर पार्टी में होता है। मैं अभी अपनी बात को और क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने अरविंद केजरीवाल का नाम ले लिया, तो खाली अरविंद केजरीवाल नहीं है, हर पार्टियों में होता ही है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है। किसी एक को हम बदनाम नहीं करना चाहते, किसी के नाम को टारगेट, एज ए टारगेट नहीं लेना चाहते हैं। तो वही हाल वहां पे चल रहा है कि आप एक प्रोपेगेंडा बना करके आते हो। आपने मना तो नहीं किया इसराइल को आपने कि आप न्यूक्लियर न बनाओ, उसे बनाया, वो सारी चीजें कर रहा है। और जियो पॉलिटिक्स के तो हालात ये होते हैं
कि अभी तक इतना मिस चिल्ला रहा था, ये चिल्ला रहा था, इजराइल की निंदा खंडन सब कर रहा था, फिर उसके साथ उसने गैस का भी वो काम कर लिया, उसने गैस की डील कर ली। और बाद में आकर खंडन करता है कि देखिए वो हमारे उनके बीच अगर राजनीतिक मुद्दों पर अस्थिरता है तो वो एक अलग चीज है, वो अलग है, बिजनेस अलग है। हम उनकी बहुत चीजों से सहमत नहीं, वो अलग है, बिजनेस अलग है। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स है।